अध्याय 12 मेरी महान सेना। फसल पकाने का समय नज़दीक आ गया था। इस बार द्वीप पर फसल की उपज में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी हुई थी। तकरीबन 22 बुशेल जौ और 220 बुशेल से भी ज़्यादा तादाद में चावल का उत्पादन हुआ था, जो हमारी ज़रूरतों के लिए अगली फसल होने तक पर्याप्त था। इतना ही नहीं, यदि हम उन 16 स्पेन के नागरिकों के साथ समुद्री यात्रा पर निकलते तो उस हालात में भी जहाज़ पर हमारी खाद्य आपूर्ति की ज़रूरतों के लिए यह अनाज काफ़ी था। हमने सारा अनाज जमा कर लिया और फिर उसे बड़े टुकड़ों में सुरक्षित रखने की तैयारी में जुट गया। अब मुझे वहाँ से आने वाले स्पेनिश मेहमान के लिए भी खाने का पूरा इंतजाम करना था। उन्हें यह दिखाना भी था कि अकेले दम पर मैंने यह बहुत पर कितना कुछ हासिल किया है। इसीलिए इन सभी चीज़ों को भी यहाँ से ले जाना जरूरी था। इस काम में द्वीप पर आए एक अजनबी ने मेरी काफ़ी मदद की। सभी काम होने के बाद फ्राइडे के पिता और स्पेनिश दोनों ही नाव पर चले गए। जाते समय मैंने उनको एक फौजी बंदूक और कुछ बारूद दिया ताकि संकट में वे काम आ सके। हालांकि उनके इसका इस्तेमाल करना नहीं आता था, फिर भी उन्होंने किसी भी विपत्ति से बचाव के लिए उसे रख लिया था। उन लोगों के दोबारा आने का हम इंतजार कर ही रहे थे कि 8 दिन के बाद एक विचित्र घटना हमारे साथ घटी। सुबह मैं जब अपने तहखाने में नींद की आगोश में था तो फ्राइडे दौड़ा हुआ आया और जोर से पुकारने लगा, मास्टर मास्टर, वे आ रहे हैं। मैं तुरंत जागा और बाहर निकला। बाहर निकलते समय अपने साथ हथियार नहीं लाया, जबकि मैं ऐसा कभी नहीं करता। जब मैंने समुद्र की ओर देखा तो मेरी आंख आश्चर्य से फटी रह गई। मैंने देखा कि समुद्र किनारे से तकरीबन 4 मील की दूरी पर एक नाव किनारे की ओर आने के लिए खड़ी है और हवा के सहारे धीमे धीमे तैर रही है। किसी अनजाने खतरे की भांपते हुए मैंने फ्राइडे को बताया कि ये वे लोग नहीं है जिनकी हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। फिर यह भी मालूम नहीं हो पा रहा है कि ये हमारे दोस्त है या दुश्मन। पहाड़ी पर चढ़कर जब दूरबीन से मैंने समुद्र का नज़ारा देखा तो मुझे महसूस हुआ कि वह दक्षिणी पूर्वी सागर तट से करीब 4 मील दूर समुद्र में एक अंग्रेजी जहाज़ है जो कहीं लंगर डालने की तलाश में है। मैं वहाँ ज़्यादा देर तक उस मुद्रा में नहीं ठहर पाया। मैंने देखा कि वह जहाज़ समुद्र तट की ओर आ रहा है तथा उसे ठहरने के लिए किसी दर्रे की तलाश है। हालांकि वे अभी काफ़ी दूर थे, इसलिए वे उस दर्रे को देख नहीं पाए थे जो मेरी रिहाइश से 1 मील की दूरी पर था। जब वे तट के करीब आ गए तो मैं पूर्णतः संतुष्ट हो गया कि वे अंग्रेज ही थे। वे कम से कम 11 आदमी थे, जिनमें से 3 निहत्थे थे। मैंने देखा कि पहले 5 आदमी तट पर कूदे और उन्होंने बाकी 3 को कैदियों की तरह से नाव से खींचकर बाहर निकाला। मुझे यह समझते देर नहीं लगा कि आखिरकार क्या मामला हो सकता है। मैं समझ गया कि इन तीनों कैदियों को यहाँ मारने के लिए लाया गया है। मैंने देखा कि अक्खर नाविक उन तीनों के साथ बड़ी अभद्रता के साथ पेश आ रहे हैं। उसके बाद वे लोग उन्हें छोड़कर घूमने के मकसद से इधर उधर भटकने लगे। मैंने देखा कि उन तीनों लोगों को भी घूमने की आज़ादी मिल गई थी, लेकिन बावजूद इसके वे इससे राहत महसूस करते हुए बड़ी ही निराशा होकर वहीं ज़मीन पर बैठ गए थे। परिस्थितियों को भांपते हुए मैं उसकी मदद के लिए वहाँ जाना चाहता था। उसके पास पहुँचकर मैंने छिपते हुए स्पेनिश भाषा में उनसे पूछा कि तुम लोग कौन हो। उधर से कुछ आवाज़ तो आई पर मैं कुछ समझ नहीं सका। तब मैंने उनके पास जाते हुए अंग्रेजी में पूछा, जेंटलमैन, आप लोग कौन हैं? वे लोग मुझे वहाँ देखकर स्तंभ रह गए। तो मैंने कहा, आश्चर्य मत करो और मुझे अपना दोस्त समझो तथा बताओ कि मामला क्या है। शायद मैं तुम लोगों को मदद कर सकूं। उनमें से एक बोला, सर, हमारी कहानी बड़ी लंबी है, लेकिन हत्यारे पास में ही हैं। सारांश यह है कि मैं इस जहाज़ का कमांडर था और मेरे आदमियों ने मेरे खिलाफ विद्रोह कर दिया। बड़ी मुश्किल से उन्होंने मेरी जान बख्शी है और यहाँ इस निर्जन स्थान पर छोड़ने का फैसला लिया है। ये दोनों मेरे साथ है। यह मेरा मेट है जबकि दूसरा एक यात्री है। मैंने उनकी हिम्मत बढ़ाते हुए कहा, मैं तुम लोगों को मुक्त कराने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन तुम्हें भी मेरी 2 शर्तें माननी होगी। उनमें से मेरी सभी शर्तों को मानने का प्रस्ताव स्वीकार किया और मेरे सभी निर्देशों का पालन करने की हामी भर दी। मैंने उसे अपने दोनों शर्तें बताई। इस द्वीप पर जब तक रहोगे तब तक किसी भी बात का उल्लंघन नहीं करोगे और यदि जहाज़ पर कब्जा मिल जाए तो मुझे और मेरे आदमियों को लेकर इंग्लैंड पहुंचना होगा। उसने मुझे आश्वस्त कर दिया कि जैसा मैं चाहूँगा वैसा ही होगा।
मैंने उन्हें 3 फौजी बंदूकें थमाते हुए कहा कि अब मुझे यह बताओ कि तुम आगे क्या करने की सोच रहे हो। उसने बड़े ही विनम्रता से कहा, यदि मैं उसकी मदद करूं तो वह सबको खत्म करने की कोशिश करेगा, और ऐसा वह कर कर भी सकता है, लेकिन विद्रोह के सूत्रधार 2 लोग उस जहाज में ही हैं, इसीलिए सभी को मारना होगा। मैंने उन तीनों के हाथों में बंदूक थमा दी और कमांडर को पिस्तौल भी सौंप दी। दोनों आदमी वहां गए और उन लोगों को आवाज़ लगाई। जैसे ही एक नाविक थोड़ा सजग हुआ कि पीछे देखते ही जोर से चिल्लाया। तब तक बहुत देर हो चुकी थी और ताबड़तोड़ गोलियां दागी। उसका निशाना इतना सटीक था कि एक ने तो मौके पर ही दम तोड़ दिया और दूसरी बुरी तरह घायल हो गया। उसने मदद के लिए आवाज़ लगाई, लेकिन कप्तान ने उसे जवाब दिया, अब बहुत देर हो चुकी है, तुम्हें यही सज़ा मिलनी चाहिए थी। इसके बाद कई गोलियां से उसका शरीर छलनी कर दिया तथा उसकी जुबान हमेशा के लिए बंद हो गई। उनका तीसरा साथी भी बुरी तरह से घायल हो गया था, जिसे कप्तान की सलाह पर जीवन दान देते हुए उसके हाथ पैर बांधकर द्वीप पर ही छोड़ दिया गया। इस दौरान फ्राइडे और कप्तान के मेट को मैंने नाव पर भेजा था, ताकि वहां की स्थिति पर भी नियंत्रण रखा जा सके। द्वीप पर गोलियों की आवाज़ सुनकर जहाज से भी तीनों साथी बारी बारी से बाहर निकले थे, जिन्हें फ्राइडे ने बंदी बना लिया। उन तीनों को लेकर वह भी हमारे पास आ गया। इस तरह से हमारी जीत हो गई। अब कप्तान और मैं इस जुगाड़ में लग गए कि किस प्रकार से जहाज को कब्जे में किया जाए। उसने बताया कि दूसरे जहाज पर अभी भी 13 आदमी होंगे जो कभी भी कोई षड्यंत्र रच सकते हैं। मुझे इस बात का पूरा विश्वास था कि जहाज पर चालक दल के अन्य सदस्य अपने साथियों के वापस नहीं पहुंचने पर उनका हालचाल लेने के लिए जरूर ही द्वीप पर आएंगे। उसके बाद निश्चित ही उस नाव के पास भी जाएंगे। मैंने अपने आदमियों से कहा कि इसके लिए हमें सबसे पहले समुद्र किनारे ठहरी हुई नौका को उलट देनी चाहिए, उसे इस कदर बर्बाद कर देना चाहिए ताकि वह किसी काम के लायक नहीं रह जाए। योजना के अनुसार हम लोग वहां गए और नाव में सारे हथियार निकालकर उसे नष्ट कर दिया। हमने नाव की पेंदी में छेद कर दिया ताकि उसे आगे न ले जाया जा सके। इतने में उधर के जहाज से बंदूक की गोली चलाने की आवाज़ सुनाई दी। उनकी ओर से भी मिलने वाले सिग्नल तथा फायरिंग का कोई जवाब न मिला, और जब जहाज भी हिलता डुलता नहीं दिखा तो वे लोग सतर्क हो गए। मैंने अपनी दूरबीन से देखा कि उन्होंने अपनी एक दूसरी नौका निकाली और हथियार से लैस तकरीबन 10 आदमी उस पर सवार होकर तट की ओर बढ़े। इस प्रकार 7 आदमी किनारे पर आए और 3 आदमी नाव का लंगर डालने की प्रतीक्षा में उसी पर रुके रहे। अब हमारे पास उस नाव तक पहुंचना असंभव था। जो लोग किनारे पर उतरे थे वे सभी एक साथ ठीक मेरी रिहाइश वाली पहाड़ी की ओर बढ़ते हुए आ रहे थे। मैं उन लोगों को इधर आते हुए स्पष्ट तौर पर देख रहा था, लेकिन वे मुझे नहीं देख पाए होंगे। काफ़ी देर तक धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करने के बाद मैंने देखा कि वे लोग वापस मुड़ रहे हैं। अब मेरा धैर्य जवाब देने लगा और मैंने देखा कि वे लोग वापस समुद्र की ओर मुड़ रहे हैं। जब मैंने उन्हें वापस तट की ओर जाते हुए देखा तो फ्राइडे और कप्तान के मेट को पश्चिम की ओर से क्रीक की तरफ जाने का आदेश दिया। उन लोगों से आधा मील की दूरी बनाए रखने को कहा। साथ ही यह निर्देश दिया कि हर बार हमारी ओर से पुकारे जाने पर उसकी प्रतिक्रिया जरूर आनी चाहिए। हम जब भी आवाज़ लगाए तो इशारा जरूर आना चाहिए। इसके बाद हम लोग उस द्वीप पर जहाँ तक संभव हो सका छिपते हुए इस अभियान के लिए आगे बढ़े। जब वे लोग नाव के पास पहुंचे तो फ्राइडे और मेट ने हमें इशारा किया और हमने भी अपनी ओर से जवाब दिया। आवाज़ को पीछा करते हुए तट के किनारे किनारे पश्चिम की ओर हम लोग आगे बढ़ते रहे। वे लोग दर्रे के पास रुक गए थे जहाँ पर पानी था। वे उसे पार नहीं कर सके क्योंकि वहाँ पार करने के लिए नाव की ज़रूरत थी। मैंने देखा कि उन लोगों ने दर्रे को पार करते हुए काफ़ी आगे बढ़ने के बाद भूमि के पास हार्बर में 3 में से 1 को वहीं छोड़ दिया। बाकी 2 लोग नाव में रह गए और किनारे किनारे नाव को खेने लगे। फ्राइडे और कप्तान के मेट का इशारा पाते हम लोग दर्रे को पार कर उसकी आंखों से ओझल हो गए। हम लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर एक को किनारे पर छोड़ बाकी 2 लोग वहाँ से खिसक क्यों गए। वह आदमी थका हुआ लग रहा था, वह नींद में झूल रहा था। कप्तान उसके पास दौड़ते हुए पहुंचा और उसे गोलियों से छलनी कर दिया। उसने बताया कि अभी 5 लोग और हैं। उसने कप्तान से जिंदगी बचाने की क्षमा याचना भी की, लेकिन कप्तान ने उसे विद्रोह में शामिल होने का दंड दिया। इस दौरान फ्राइडे और कप्तान के मेट ने पूरे मुस्तैदी से अपना कार्य को अंजाम दिया।
वे उन्हें उस जंगल में इतना भटका रहे थे ताकि वे पूरी तरह से थक जाए। वे इतनी दूर लेकर निकल गए थे कि अंधेरे से पहले नाव तक वापस लौटना उसके लिए मुश्किल था। अब हमारे अंधेरे होने का इंतजार कर रहे थे ताकि अंधेरे का फायदा उठाते हुए उन्हें पकड़ा जाए। कुछ ही घंटों के बाद फ्राइडे मेरे पास पहुंचा। तब तक वो अपनी नौका तक नहीं पहुंच पाए थे। उसने मुझे बताया कि वे लोग अभी काफ़ी थक चुके होंगे और अब तेज़ी से दौड़ने की शक्ति उसमें नहीं बची होगी। हमारे लिए यह अच्छी खबर है। जब वे नाव के पास पहुंचे तो काफ़ी हैरान थे, लेकिन यह कर पाना थोड़ा मुश्किल था कि दर्रे के किनारे ज्वार के ख़त्म हो जाने और अपने 2 लोगों को चले जाने से वे भ्रम में थे। मेरे आदमी उन पर नज़र रखे हुए थे और अंधेरा होने का इंतजार कर रहे थे। उन लोगों के पास काफ़ी हथियार थे, इसलिए फ्राइडे एवं मेट होशियारी से उन पर आक्रमण की रणनीति बना रहे थे। इस अभियान में उसकी मदद के लिए मैं स्वयं और कप्तान भी उसके नज़दीक पहुंच चुके थे। इतने में इधर से हमला हुआ और एक नाविक मौके पर ही मारा गया, जबकि दूसरे को भी गोली लग चुकी थी और तीसरा वहां से भाग निकला। गोली की आवाज़ सुनकर मैं भी तेजी से अपनी पूरी सेना के साथ अगली रणनीति के तहत पूरी सतर्कता से तैयार हो गया। मेरी सेना में अब कुल 8 लोग शामिल हो चुके थे। मैं स्वयं, मेरा लेफ्टिनेंट जनरल फ्राइडे, कप्तान, उसके 2 आदमी तथा 3 बंदी जिनके प्रति हम भरोसेमंद थे और जो हथियार से लैस थे। हमारी 8 लोगों की सेना देखकर उन्होंने आश्चर्यचकित होते हुए अपने हथियार नीचे रख दिए और हमसे जिंदगी बख्शने की भीख मांगी। अब हमारा अगला कदम उस नाव की मरम्मत करना था जिससे हम जहाज को भी कब्जा में ले सके। इधर कप्तान अपने लोगों से बातचीत करते हुए आगे की रणनीति तैयार कर रहा था। मैंने कप्तान से पूछा कि क्या वे जहाज पर सवार होकर फ्राइडे और मुझे यहाँ से निकालने में मदद करेंगे या फिर यहाँ सभी 7 बंदियों को छोड़कर हम लोगों को यहाँ से निकल जाना उचित होगा। कप्तान को इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन इसके लिए 2 नावों की जरूरत थी। इस प्रकार द्वीप पर कुछ जन हानि के पश्चात शेष बचे लोग 2 नावों पर सवार होकर मध्य रात्रि के वक्त वहाँ से विदा हो गए।